ठीक है। आज कितने बच्चे एबसेंट है एक बार बताना, वैसे आज मुझे रिकॉर्डिंग लगानी नहीं चाहिए थी। केवल 10, केवल 10। 9 ही है क्योंकि एक तो मैं हूं इसमें खुद। चलो भाई शांत हो जाओ, अब शांति का दान दो। आवाज नहीं करो, नहीं बाहर नीम के नीचे बड़ी बढ़िया छाया, वहीं बैठा दूंगा। मॉडल्स, ठीक है। ये जो मॉडल्स है ना, इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अच्छा, जो बच्चे इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं समझ पा रहे तो ध्यान रखना, ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमने डिस्कस किया था बेसिक्स में कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है स्टेटमेंट में। ऑक्सिल का मतलब भी हेल्प करना होता है और हेल्प इसका सिनोनिम में होता है। तो हर कंडीशन में आपको ये समझना है कि जो मॉडल जितने भी हम यहाँ से आज पढ़ने वाले होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, जो भी है, ये हेल्पिंग वर्ब ही होंगे हमेशा। क्योंकि लिख दिया गया है या इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, हेल्पिंग वर्ब बोलो, तो उसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब आपको करना क्या है स्टेटमेंट में, इन्हें पढ़ने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें, ये जितने भी मॉडल्स आप पढ़ेंगे ना, ये सेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे। हमेशा ध्यान रखना इस बात को मुझे इसलिए लिख के देना पड़ रहा है, आपकी कॉपी में लिखी रहेगी ना सामने, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आप इनकी हिंदी नहीं निकालेंगे। ठीक है। जो बच्चा सकता सकेगा चाहिए के चक्कर में पड़ा हुआ है, मामला खराब हो जाएगा। जितनी सेंस बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें लिखना है। लेकिन इनसे पहले जो आजकल एग्जाम के लेवल को देखते हुए यहां से क्वेश्चन बन जाता है हमारा, उस बात को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी इनके बारे में है क्या, कहाँ लिखे जाते हैं वो बाद की बात है, पहले जो एक बेसिक है यहां से उसे पढ़ लीजिए। दीपांशु, सेंटेंस दे एक बार सही करके। ठीक है। मोहित, बैठ के आराम से बैठ के, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अब दिख रहा है, सभी को दिख रहा है भाई, चलो ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया, और एग्जाम तो मैं आपको बता दूं एसएससी में खुद आया हुआ क्वेश्चन। चलो नहीं बता, ठीक लग रहा है, अभी करेंगे देख से, इसलिए तो बेसिक पढ़ाए थे शुरू में, इसीलिए तो बेसिक पढ़ाए गए थे कि ताकि कुछ काम हो जाए, इसलिए मैंने शुरू में एक बात लिख दी वहां पे, अगर इस पे गौर कर जाओगे तो बिल्कुल सही रहेगी बात। वंशिका शर्मा एक बार अनम्यूट हो, आंसर बताओ। नहीं पता, डोली यादव, नहीं पता, नेहा, ठीक है। विक्रांत, विक्रांत, लाइव करके कुणाल बोला, वर्ब की, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्या लिखें फिर अब, दुनिया मेन वर्ब नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अभी उतारना नहीं, अभी कुछ नहीं उतारना, सिर्फ अभी समझ लो जो बता रहा हूँ, इस बात को समझोगे, ये इतनी काम आने वाली है आपके बाद एक छोटे से
अब जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता ना वो ध्यान से समझ लो। आपने शुरू में मैंने पहले कहा था कि बेसिक कितने आपके मजबूत हैं जो पढ़ाए गए हैं 3 से 4 दिन में, वो डिपेंड करेगा वो आने वाली हर क्लास पर, अभी तक जो चल रही थी। ठीक है, जो कल मैं बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं वही है। जब मैंने आपसे कह दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी कोई बच्चा कॉम्पिटिशन में बैठता है तो मॉडल उन्होंने कम से कम देखे तो होंगे, सभी ने देखे होंगे कैन कोड मेमाइट होता क्या है। पढ़े क्या क्या हो सकता है कि तरीके अलग हो सकते हैं, मेरा तरीका अलग हो सकता है, दूसरे टीचर का अलग, लेकिन इन्हें शुरू करने से सबसे पहले एक बात समझना, जब ये मस्ट हमने लिख दिया और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब ही है, तो कितने बच्चों का ध्यान गया होगा कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो मेन वर्ब भी होती है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है तो वो हेल्प करने के लिए लिखी जाती है मेन वर्ब को। ये बात आपको बेसिक में पढ़ाई गई थी शुरू में, कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा तो कोई वर्ब है नहीं सेंटेंस में, ये तो नाउन लिखा हुआ है, भाई ये तो नाउन है और ये प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सीधी सी कहानी ये रही कि एरर तो हमारा यही हो गया। एग्जामिनर करता क्या है कि जब आप बैंक सीडीएस या एनडीए कहीं भी एग्जाम में बैठते हो, जो क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं ना उसमें एरर ये माइनर होते हैं, बड़े बहुत छोटे छोटे एरर। आपको आप सेंटेंस पढ़ के निकल गए, यू मस्ट टीचर, आपके मीनिंग समझ में आ गया, ग्रामर आपने देखी नहीं, उसे वहां से ही करानी थी ग्रामर। ऐसा ही हुआ, पढ़ के निकल गए, सब कुछ सही लगा, मीनिंग समझ में आ गया तो कुछ दिखा भी नहीं। अब ये भी बात क्लियर है कि वर्ब लिखें तो कौन सी लिखें, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितनी वर्ब होंगी, तो हमें क्या पता चले अब कौन सी वर्ब लिखें। अगर उसने इंप्रूवमेंट लगा के यहाँ पे दे दिया तो किस्मत आपकी अच्छी, लेकिन यदि एरर में देगा तो हंस गए। अब मैं इंप्रूवमेंट कर देता हूँ इसकी। अब ध्यान से समझना, जब भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे ना उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज जरूर करेंगे। अगर ये हेडिंग आपने लगा ली है तो एक नोट बना के अभी लिख लो नीचे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसे तो बॉक्स में बंद करके और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ध्यान रखना। दिक्कत ये कि मतलब कि मेन बात ये कि यदि आप इन चीजों को अभी से समझोगे ना तो एक्टिव पैसिव नरेशन में जो वर्ब आप रटते हो कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब है, पास्ट में कौन सी, आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही बना लोगे उन्हें। सिर्फ 2 से 3 सेकंड किसी भी, क्योंकि अभी जो हम एक्टिव पैसिव करेंगे बाद में जाके वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, उनके एग्जाम के लिए वो इंफिनिटिव पार्टिसिपल जिन तक भी जाएंगे, क्लोज तक जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बेस फॉर्म लिखनी है तो कौन सी वर्ब की लिखनी है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो टीचर और यू क्या दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है, दोनों एक ही पर्सन है। और ये आपको बताया गया है कि ये जो टीचर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है यू का, भाई यू और टीचर एक ही तो है। ठीक है ना, जब ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया किस फॉर्म के साथ लिखे जाते हैं, टू बी की फॉर्म के साथ में, ये बेसिक में कॉम्प्लीमेंट में पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक बी की फॉर्म चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट हमें शो करेगा। अच्छा, बी का बेस बी होता है तो यहाँ पे लिख दीजिए बी, सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट बी अ टीचर, सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट बी अ टीचर। तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान आए तो सबसे पहले दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि हमें इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी ही लिखनी है। ये बातें आपको तब भी एक बार याद दिलाई गई थी जब हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा, जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, कि वहां पे हमने डायरेक्ट आईएनजी क्यों नहीं लिख दिया, वहां पे हमने हैज क्यों नहीं लिखा, हैव वी क्यों लिखा, विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म। क्लियर है, तो वो जवाब आपको मिल गए होंगे। ये बात क्लियर है इतनी, इसे हमेशा ध्यान रखना। जब भी मॉडल देख लो कोई सा भी, उसके बाद हमेशा माइंड को अलर्ट रखना कि वर्ब की बेस फॉर्म पक्का लिखी होनी चाहिए। चलिए जी अब शुरू करते हैं अपनी कहानी, मॉडल्स पे आ जाओ। सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं विल शैल के बारे में। सबसे पहले जो मॉडल्स हैं अपने, जितनी सेंस बताई जाए उनके अकॉर्डिंग इन्हें लिखिएगा। बड़ा आसान टॉपिक है। ऐसा कोई भी काम जो आने वाले टाइम में होगा उनके लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। अगर विल या शैल आप लिखना चाहते हैं लिखे हुए सेंटेंस में तो उनका सीधा सीधा ये रीजन रहा होगा कि काम आने वाले समय में होगा, अभी काम हुआ नहीं। क्लियर है,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पहले मैंने कहा आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो। टुमारो, ठीक है। अब एक एक बात को धीरे धीरे से नोट करते रहिए कि ये आपकी हेल्प कितनी करने वाले हैं। टोटल सेंस बेस है, कोई टेंस यहाँ पे आपका काम नहीं आने वाला। टोटल सेंस बेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे टुमारो लिखा तो इसका मतलब मैं अभी मिला नहीं हूं अपनी दोस्त से, मिलूंगा मैं कब? कल। काम अभी होगा कल, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शैल का यूज कर लिया, तो मुझे पता चल गया काम आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। शी विल हेल्प मी इन द टाइम ऑफ ट्रबल। अब इन चीजों का आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इन्हें सीमित सिर्फ ग्रामर तक ना रहने दें। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जब भी कोई आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे, पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको गलती से किसी ने बता दिया है कि अगर इंग्लिश आपको सही करनी है तो द हिंदू या ये आप अखबार लगा लो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इनसे कभी ग्रामर ठीक नहीं होती। पढ़ने के लिए लगाना चाहते हो पढ़ने के लिए लगा लो, लेकिन ग्रामर या एग्जाम में नंबर लाने के लिए कभी भी इन पर भरोसा मत करना। न्यूज़पेपर पे सिर्फ पढ़ने के लिए अपनी, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, जब ये आपको किसी भी जगह सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और आपको तो पढ़ना है, अब जब आप पढ़ने बैठते हो मैगजीन को तो वहां तो ग्रामेटिकल एरर नहीं करते, समझने के लिए पढ़ते हो ना। तो विलियर शेल अपने आप आपको बता देंगे काम अभी होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये सेंस होंगी आपकी। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे विलियर शेल होंगे, जिनका यूज कब किया जाएगा? जो भी काम आने वाले टाइम में होगा उनके लिए हम विलियर शेल का यूज करेंगे। उदाहरण, बस जितनी सेंस बता रहा हूं उतना ही माइंड में रखना है। देख लेते हैं कितना percent है। बच्चों को ये कंफर्मेशन है कि अगर आज हम छुट्टी कर देंगे तो हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता? नहीं आता ना। ये मैं पहले भी कहा था, टीचमेंट का मैं थैंक करना चाहूंगा, वरना बहुत से बच्चे एडमिशन लेके अंदर डाउनलोड मार के वीडियो को निकल जाते हैं अपने फोन में। फिर उसमें कोई फायदा भी तो नहीं है। अगर एक वीडियो आज यहाँ से 1 घंटे की बन के गई आपके पास, ठीक है। अब मेरी बात तो सुनो, तो ये पढ़ने वाला ही करेगा काम। अगर पढ़ने वाले ने जो जद्दोजहद करेगा वो यहीं आके पढ़ेगा, वो यहीं आके पढ़ेगा। फिर ये इतने तामझाम जोड़ेगा कौन? पढ़ने वाला, ठीक है। और ये जो भी इस वेट में बैठे हैं ना, ये भैया जब प्रीपोजिशन चले जब बता दिए। आधे से ज्यादा दुनिया बैठी है इंग्लिश सीखने के लिए प्रीपोजिशन। क्यों भाई मनीष? हाँ, ये कह रहा, सही कह रहे हो भैया आप। तो वीडियो तो हम रिकॉर्ड अभी छोड़ देंगे, बीच में गैप मारेंगे, पूरा वीडियो नहीं देंगे। बच्चों का नुकसान होना चाहिए। जो भाई जो प्रेजेंट हो रहे हैं और जो एब्सेंट हुए, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा। वीडियो अपलोड होने पे तो फायदा हो जाएगा उनका, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होना चाहिए एब्सेंट बच्चों का, है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। वुड, वुड, देखिए सबसे पहले जो वुड हम लिखते हैं, इसका मैं एक मीनिंग आपको और बता दूं इस सेंस में।
वुड इक्वल्स टू होता है यूज्ड टू, समझते रहना, वुड इक्वल्स टू यूज्ड टू। जब भी आपको पास्ट की हैबिट बतानी हो, हैबिट ऑफ पास्ट, उसमें आप किसका यूज करते हैं? वुड का। एक मीनिंग ये है वुड का, एक मीनिंग, पहला मीनिंग ये है वुड का। विल या शैल क्लियर हुए? ठीक है। यदि वुड की बात करें तो आप जब किसी की पास्ट की हैबिट बताएंगे, जो उसकी पास्ट में हैबिट थी, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं वहां पे? वुड का यूज। ठीक है। कैसे? आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये रहा कि ये हैबिट मेरी पास्ट की थी। ठीक है। ये बात तब कही गई होगी जब वो प्रेजेंट में ऐसा काम नहीं कर रहा। समझ में आ गई बात? ये कॉमन सेंस की बात है। ये जो पास्ट की हैबिट थी कि भाई मैं सुबह को जल्दी उठ जाता था, ठीक है ना, अब नहीं उठ पाता मैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने वुड और बेस फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये कि ये इसकी पास्ट की हैबिट थी। अब एक बात समझिएगा यहाँ से, ये जो वुड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि वुड ना लिखा हुआ, यूज टू लिखा हुआ मिल जाए। यूज टू लिखा हुआ मिल जाए। यूज टू का मतलब होता है टू हैव अ हैबिट, कोई भी आदत रखना अपनी। ठीक है। तो ये भी हमें क्या बताता है? यूज टू पास्ट के हैबिट को हमें बताता है। आई यूज टू गो टू कॉलेज। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी पास्ट की हैबिट थी? भाई जब हम अपने कॉलेज जाया करते थे तो बाइक से जाया करते थे, ऐसी हैबिट थी हमारी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? यूज टू। ये जो यूज टू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वुड के ही इक्वल है। किसके इक्वल है ये यहाँ पे? वुड के। आप वुड टू लिखे, वुड लिखें या यूज टू लिखें, दोनों का काम क्या होता है? पास्ट की हैबिट को शो करने का। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके अलावा ये जो यूज टू है ना, आप एक बार इसका यूज पढ़ लें थोड़ा और ध्यान से। मैं ना यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रहा हूं। एक तो मैं लिख देता हूं आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बड़ा कॉमन सेंटेंस है। और एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और पहला मैंने लिखा हुआ है कि आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, बस हमें इतना समझना है। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, हमें इतना समझना है। ये जो यूज टू है ना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है। अगर आप खाली यूज टू लिख रहे हो तो ये तो अनडाउटेडली, अब आदमी कोई कुछ भी कहता रहे, ये तो मुझे दिख ही रहा है ना कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, यूज की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ये तो अंधे को भी दिख जाता है। अब तोड़ने के लिए अलग अलग उन्हें लिख दिया तो वो एक अलग बात है। ठीक है। यहाँ पे तो यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है, इसके अलावा तो कोई वर्ब नहीं दिख रही सेंटेंस में। तो यही क्या रही हमारी मेन वर्ब रही। दूसरी बात, अगर हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी पढ़ा दें बच्चों को कि यूज टू क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये जो गो हमारा लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है और ये क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। इतना समझते जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है, जब आप यूज टू लिखते हैं खाली, तो इसके बाद में आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि बेस फॉर्म का, जो कि हमें पूरी सेंस देता है पास्ट की हैबिट को। ठीक है। लेकिन जब मैं इससे पहले बी की फॉर्म लिख देता हूं, बी यूज टू, क्या लिख देता हूं? बी यूज टू। अब दोनों में अंतर इतना आ जाता है कि बी की फॉर्म के बाद या तो नाउन लिखा जाता है या फिर एडजेक्टिव लिखा जाता है। क्लियर है? अब ये जो यूज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दरअसल ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। और हमने बी की फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है एम। क्या लिखी हुई है हमने यहाँ पे? एम। अब आपको करना क्या होगा कि जब भी बी यूज टू लिखेंगे, तो आप जो अब यहाँ पे वर्ब लिखेंगे ना, उसे आईएनजी फॉर्म में लिखें, उसका जिरन बना के। जिरन क्यों बनाया वो जिरन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों स्ट्रक्चर को याद कर लो। ये वर्ब है और ये क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हैबिचुअल ऑफ, आदि होना।
इसका मतलब है कि वो अब भी आदी है, उसमें ये अब भी आदत है। मुझ में ये आदत अब भी है कि मैं सुबह को जल्दी उठता हूं, ये मेरी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये कि पास्ट की हैबिट है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, वर्ब है। आपको याद ये दो चीजें रखनी है। यदि यूज टू से पहले कभी बी की फॉर्म आपको मिल रही है, इज, एम, आर या वाज वर, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो वर्ब होगी ना, इसे किस में तोड़ के लिखना है, आईएनजी फॉर्म में, जिरंड बना के। तो करोगे क्या, यहाँ पे जो गेट लिखा हुआ है ना, इसे किस में लिख दीजिए, आईएनजी फॉर्म में, और यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, गेटिंग। यहाँ पे क्या कर देंगे, गेटिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, बी यूज टू के बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करें, और यूज टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करें। भैया इसमें और उसमें अंतर क्या रहेगा? आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मानेगा, आई वाज यूज्ड टू गेटिंग अप। वो दोनों पास्ट के हो जाएंगे, वो पास्ट की हैबिट हो जाएगी, सेंस बिल्कुल सेम रहेगी, वहां पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सेंस सेम रहेगी। बड़ी शांति है, लॉकडाउन में बच्चे घर तक सीमित रह गए, वरना सुबह के 12 बजे तक बच्चा मिल जाए, जिस बच्चे की 18 साल उम्र हो गई और वो घर पे मिल जाए, सब कोचिंग सेंटर में, सबके पीछे बैग टंगा हुआ। हम्म। और ध्यान रखना, संडे में क्लास होगी अब की बार। पढ़ने की खुशी में, इससे भी बड़ा टारगेट है किसी का, बता देंगे। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर जाती है। पार्टिसिपल पढ़ोगे जब क्लियर होगी वो, जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे अभी इसके बाद जो टॉपिक आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, उसमें क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखो। बी की फॉर्म का तो पता ही चल गया ना, बी की फॉर्म का तो पता चल ही गया ना। शुरुआत जो शुरू में करवाया ना, उसकी बात कौन से, जब शुरू में तुमने सेंटेंस करवाया कि यू मस्ट करके, पता नहीं कैसे कैसे उसमें भी कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। ये लेट आया क्लास में, आया तो हाजी ऑनलाइन में कुछ समझ में तो आया ही ना रहा, उसको गड़बड़। सेकंड जो वीडियो है वो क्लियर नहीं है, वो तो क्लियर है पहले वीडियो। यूट्यूब पे चले जाना मेरे चैनल में, उस पे भी है कॉम्प्लीमेंट का वीडियो। चल मैं बता दूंगा, अभी तो जाने से पहले बता दूंगा, मैं जाने से पहले बता दूंगा। इसलिए तो डाउट सेशन रखा था एक पिछली बार। हाँ? भाई डाउट सेशन रखा था, इसीलिए तो रखा था, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो पूछ लें एक बार। चलिए, आवाज नहीं। नेक्स्ट इज देखो बोर्ड का, वुड और कोड दोनों एक सेंस में, एक बार कोड में भी पढ़ लेंगे इसे। किसी से विनम्र भाव से प्रार्थना करने के लिए वुड का यूज करते हैं। दरअसल बात करें तो वुड ना एक वर्ड ऑफ पोलाइटनेस वर्ड है। जब आप बोलने के लिए वुड का यूज करते हैं कहीं ना कहीं किसी से पोलाइटनेस शो करने के लिए, तो वहां पे आप वुड का यूज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। वुड यू प्लीज a few rupees for a month
अच्छा, ये आप किसी से ना विनम्र भाव से प्रार्थना ही कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लिया आप किसी से पैसे मांगने के लिए चले गए, तो डायरेक्ट क्या कहोगे, देवे? मुंह से बनाओगे तीर से बन के? हाल चाल जाते पूछेंगे इनके, भैया और घर में ठीक है, वो समझ भी जाएगा कि कुछ ना कुछ कुर्की है इसके, नमक मिर्च लगाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्लीज तो हमने लिख ही दिया ना एक वर्ड, है ना, तो हमें पता चली गया वो पैसे उधार मांग रहा है। अब जब किसी से मांगोगे तो उसके लिए वुड का यूज करोगे। आप तो वुड का ही करना, वुड का कर लेना, एक वुड का कर लेना, बात है कि तो जी यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या तुम मेरे इस बेटे की सहायता कर दोगे भाई क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो वुड का एक यूज ये है कि जब भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, वहां पे भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का, ठीक है ना। पहले सेंस में क्या था कि वुड पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए लिखा जाता है। दूसरी सेंस क्या है कि वुड पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, वुड का यूज, माना क्यों आएगा? हाँ तो तूने तो पढ़ रखा है पहले, 8 वर्ब हैं जिनके बाद बेर इंफिनिटिव लिखा जाता है, उसमें से एक हेल्प भी है। क्लियर हुई बात? अरे हेल्प वर्ब है, हेल्प वर्ब के बाद में इंफिनिटिव बेयर रूप में लिखा जाता है, तो नहीं आता उसके साथ में कभी। जिन्होंने बच्चों ने इन्फिनेटिव पढ़ा हुआ उन्हें पता होगा, जिन बच्चों ने इन्फिनेटिव पढ़ा होगा बेर इन्फिनेटिव पढ़ना, वहां पे एक वर्ब मिल जाएगी, ठीक है। हमारा एक वर्ड होता है वुड लाइक। एक वर्ड क्या होता है हमारा, वुड लाइक, जो वांट की सेंस में होता है। किसकी सेंस में? वांट। वांट तो नॉर्मली हम बोल ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इफेक्टिव करने के लिए हम उसे वुड लाइक की सेंस में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई वांट टू परचेज अ न्यू कार, तो मैं सीधे से कहूंगा बड़े अच्छे वर्ड में, आई वुड लाइक टू, या मैं कह देता हूं आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी कि मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुम ही कंप्लीट करो। आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो वुड लाइक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वांट की सेंस में, किसकी सेंस में? वांट। आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, आवाज नहीं करो, आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी जो वर्ड लाइक लिखा हुआ है वांट के सेंस में। किसे चाय पिला रहा है? हाँ, कोई खरीदना चाहता हो? आज तेरी पार्टी कहाँ गई, जिन्हें कल लाया था पकड़ के, धोखा देगे तुझे? जी तो करना भैया घर में दो वाला हो, उन्हें पता लगेगा ये को मोर मुझे का चल रहा हो। चल हो गया तो सीधा घर पे आया आपको आज रात में दुकान हो गए सुबह सांझ घर और बाजी मेरे थोड़ा फोन आया उसके में तीसरी आया जुगा जुगा गोली मैं और तेरे से हमारे सिर में फट गया एक दिन ना रे जुगा दो से ध्यान हो एक ले मैं घुट में सिर कौन कर रहा है? मोर मुझे जो मोर शर्मा की अच्छा, हाँ ये सीरियस ले भैया जब शुरू शुरू में आपने बैच चालू करा है मैं वहीं पढ़ रहा बाहर की
तो मेरे से बोल रहे हैं उनका सारे कॉम्बिनेशन मालूम है, मैंने कहा कहाँ पे ऐसा नहीं तो मास्टर ले पकड़ा। अबे विक्रांत, उठाए मैंने कहा क्या कमा बोल के विक्रांत, हाँ जी उनके चल जाए। अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या कह रहे हैं बालक, ये हिस्ट्री सीट बना रहे हैं या वो मोनू गुरु जी को? कोई हाँ। अरे ये तो पैर चिल्ला विक्रांत। गुरु तो तू मुझे एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं, जितने बच्चे ऑनलाइन पे हैं वो भी सुन ले, मुझे यहाँ पे 1-1.5 साल हुआ है आते हुए, 1 से 1.5 साल बच्चों की डिमांड है। अब से पहले बच्चे वहीं पढ़ रहे थे सभी, मैं तो जानता भी नहीं था, पता भी नहीं था मुझे तो। मेरे तो पास जो बच्चे आए थे, ना मैंने कभी अपना प्रचार करा, ना मैंने कभी बच्चों की जग्गामारी करी, ना मैंने कभी हाथ जोड़े कि भैया तू मेरे पास आ जा। मेरा काम पढ़ाने का है, जिसको पसंद होगा, जिसको रिजल्ट मिलेंगे वो पढ़ेगा, और नहीं जिसका जहां मन करे वो पढ़े। उसमें मेरी कोई वो नहीं है, मैं कोई लगाम लगा के नहीं बैठा किसी में कि भैया मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही पढ़ो। पर दिक्कत ये कि जब बच्चा 1 से 1.5 साल 2 साल पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, उसके माँ बाप को लगेगा कुछ नहीं हो रहा, दिक्कत फिर बनेगी। फिर दूसरा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसे 3 महीने में पता चल जाता है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। 3 महीने में कोई भी बच्चा जनरल कंपटीशन में मान ले ग्रेजुएशन करके आया या 12th करके आया है, बिल्कुल जीरो है भी कंपटीशन का, उसे कुछ नहीं पता, 6 महीने उसे ठीक ठाक जगह बैठा दीजिए गाइडेंस करके, 6 महीने में सीजीएल जैसे एग्जाम निकाल के चला जाएगा। 6 महीने में सीजीएल जैसे एग्जाम। इसलिए बीटेक आईआईटी करे हुए बंदे एसएससी में नौकरी आराम से लेके चले जाते हैं जल्दी से। ये कहते हैं कि यार ये तो हम तो साल भर से लग रहे हैं, तो 3-4 महीने में आए और एक काम करके चला गया। उन्हें कंटेंट का पता है, कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं। इसलिए टीचर डेमो लगाते हैं अपने, हमेशा डेमो दिया जाता है ताकि बच्चा पहचान में आ जाए। दूसरा, क्योंकि हम गांव में क्लास चला रहे हैं, तो गांव में हमें इसी स्तर पे क्लास को चलाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भी पता नहीं है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए कैसे सीखा जाए, तो वो भी जिम्मेदारी हमारी होती है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। बच्चे को सही रास्ता दिखाना कि तुझे क्या कंटेंट पढ़ना है, किसकी तुझे जरूरत है, वो टीचर का पूरा दायित्व है उसे बताना, है ना। अब बात रही बच्चे ले उड़ने की, तो जो मुझसे बेटर पढ़ाएगा बच्चा उसके पास जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे पर लगाम कोई टीचर लगा नहीं सकता, ना मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि बच्चा अपने आप में एक आजाद पंछी है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप उसे जबरदस्ती अपने पास बांध के रख सकते हो, तीसरे दिन उसे जाना वही है जहां उसे लग रहा होगा पढ़ने। ये बात हम पे भी एक टाइम पे एप्लीकेबल थी। हमारे सामने इतने ऑप्शन थे, इतने अच्छे अच्छे टीचर थे, लेकिन समझ में हमें एक का ही आता था, एक का ही समझ में आता था। हम चले गए, मैंने कहा इसका रिजल्ट बेहतर है, हम इसके पास पढ़े, जाके देखा मुझे कलेक्ट ही नहीं कर पाए कॉमर्स में। लेकिन जो हमारे टीचर पहले थे उनका भी लेवल वही था, सीए क्लियर थे, रिजल्ट आ रहे थे। मैंने कहा हम इन्हें बेटर समझ पा रहे हैं, समझ में आ गया। वो भी वो था, वो टीचर सभी बढ़िया होते हैं। जो भी टीचर मार्कर लेके बोर्ड पे जाता है ना कुछ सोच के जाता है, तैयार होके जाता है अपने आप में। बस कभी कभी बच्चों तक वो पहुंचा पहुंचा पाता है अपनी बात में, और कभी कभी नहीं। ठीक है, कभी कभी नहीं। एक टीचर बैठे हुए 100 बच्चों के माइंड को टैकल कर रहा होता है, आपको लगता है कि वो पढ़ा रहा है, लेकिन वो बैठे हुए हर एक एक दिमाग को उसकी तरह से सोचना पड़ता है, और ये बिल्कुल सही भी है ना। बस कुछ कर पाते हैं, कुछ से नहीं हो पाता। कुछ बच्चे बड़े अच्छे मिल जाते हैं टीचर को, तो उनकी किस्मत बड़ी शानदार, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, है ना। कुछ में दोनों ही राम भरोसे। मिस्टेक का सर्टिफिकेट तो एक मिनट ठीक कर, बिल्कुल निकालेंगे, अभी मिस्टेक ही बताएंगे, पूरा पेपर मिलेगा, टेंशन ना लो। चलो बाद में करते हैं इस मैटर को। देखिए अच्छा, एरर कैसे निकलेगा अब मैं तो ये बताऊंगा। अभी तो पूरे मॉडल पढ़े ही नहीं है, अभी तो पूरे पढ़े ही नहीं है ना, अभी तो वीलियर सेल पढ़े और वुडपैट के पढ़े हैं अभी। दूसरे मॉडल कैसे लेंगे वो अभी बता देंगे, ठीक है। पहले इनकी सेंस ध्यान रखो। वुड और कोड से पता चल गया हमें कि पोलाइट रिक्वेस्ट को हमें बताया जा सकता है जब भी हम वुड या कोड लिखेंगे। देखो एग्जामिनर में होता क्या है, अब जो तूने भी बात करी थी मुझसे कि भैया आप एरर कैसे करेंगे, ये जो वुड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे वुड लिख के नहीं देगा, आपको यहाँ पे कैन लिख के दे देगा। क्या लिख के दे देगा? कैन। हमें पता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है? वुड होता है। क्या होता है? वुड। कैन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस कैन को निपटाएंगे और वुड को लिखेंगे। या तो कुड लिखो या फिर क्या लिखो, वुड लिखो।
समझ में आ गया? ज्यादा लोड ना डालते हुए सिर्फ एक एक सेंस बता रहा हूँ, उस सेंस को रखो भी ध्यान में। पेपर दुनिया भर का मिलेगा, मॉडल में तो आपके 2 पेपर हैं, दुनिया भर के मिलेंगे उसमें क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अभी करेंगे साथ में। चलिए ये हो गया किसका, एक और देखो। ए हेमो, आवाज बंद। तो आस्क पोलाइटली, किसी से पूछने के लिए विनम्र भाव से। जब आप किसी के सामने कोई अपना ऑफर देते हैं, उनसे पूछते हैं। आप मान लिया आज किसी की शादी में चले गए, एक जगह मैं गया और एक जगह बच्चे गए, ठीक है ना, या किसी भी टीचर को मान लें, तो दोनों के कहने में बड़ा अंतर होगा। जब मुझसे आप पूछेंगे, या आप किसी भी होटल में जाते हैं, आपसे वेटर आके जब पूछता है तो कैसे कहता है, हाँ भाई क्या खाएगा, ऐसे पूछता है। पूछने के लिए बड़ी विनम्रता दिखाता है। मेन्यू है ना कि सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, यही होता है। आप मुझे एक बात बताएं सभी बच्चे, हिंदी हमारी एक नेटिव लैंग्वेज है, हम इससे बोल के सामने वाले को बता सकते हैं कि कितनी विनम्रता है, बोल के पता लगता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज कैसे बताते होंगे, कैसे पता चलेगी कौन सा सेंटेंस उसने अक्खड़पने में बोला और कौन सा सेंटेंस उसने विनम्रता से बोला, यही तो वर्ड बताते हैं, यही तो वर्ड बताएंगे। एक तो तरीका ये है कि आ गया दोस्त, मैं किससे पूछूं ना खाने को, खाता खा लेने निकट। टीचर आएंगे, अगर खा भी रहा होगा तो बच्चा एक बार फॉर्मेलिटी करने के लिए आते ही है कि भैया लाऊं कुछ, उसे पता लेना तो उसे अपने आप ही है ना। और जो गलती से एक बार यूं कह दी, खराब है मजे ले रहा है, मामला खराब। ये लैंग्वेज डिपेंड करती है इन वर्ड्स पे। तो किसी से विनम्र भाव से जब आप पूछते हैं किसी ऑफर के लिए, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, सर लिखो मैडम लिखो, बड़ा पोलाइट वर्ड है वुड का यूज। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं फिर से कि वुड आपको जहां भी दिखे, इन 4 सेंस को चेक करना। जहां भी वुड दिख जाए, सबसे पहला वुड अगर लिखा होगा तो पास्ट की हैबिट बता रहा होगा। अगर पास्ट की हैबिट नहीं बता रहा तो पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा होगा। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं बता रहा होगा तो वुड लाइक यदि लिखा हो तो समझ आना वो वांट के सेंस में, है ना। लीडर के लिए बोलते हैं ना, जो पोडियम पर खड़े होते हैं, होस्ट, आई वुड लाइक यू टू कॉल ऑन द स्टेज, कि मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ, आप स्टेज पर आ जाओ। वो वांट भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें और पोलाइटनेस लाने के लिए वो क्या बोलते हैं वहां पे, गुड नाइट। हमारे जैसे चला गया, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, टाइम नहीं, ऐसे नहीं करते। तो ये होता है इसका तरीका। अब यहाँ पे आपने जो वुड लिखा, ये भी किस लिए लिख दिया आपने, पोलाइट आस्किंग के लिए। जब आस्क करेंगे पूछना, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहां पे वुड का यूज कर लेंगे। सबसे लास्ट का यूज बचता है इसका पास्ट का, पास्ट हो जाता है विल का। बहुत से बच्चों को यही ज्यादा याद रहता है, उन्हें लगता है कि विल का पास्ट ही वुड होता है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट है, वो देखो, जो नोट कहूं पहले एक बार वो लिख लो सभी, जो मैं कहूं वो लिख लीजिए एक बार। यदि प्रिंसिपल क्लोज, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में दी गई हो, यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में दी गई हो, तब सबॉर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट में बनाया जाता है। यदि प्रिंसिपल क्लोज का भी पास्ट में हो, मेन क्लोज,
यानी कि जिस क्लोज के साथ में कंजक्शन ना लिखा गया हो। तो जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगी ना, सबॉर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज को छोड़कर, जो डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है ना, इसे भी आप किस में लिखेंगे, पास्ट में। ठीक है, देखो इसका मतलब इसमें आपको दो क्लोज दी जाएंगे। अच्छा, कल मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था कल का वीडियो, क्योंकि आने के बाद मैं देखता हूँ कि बच्चों को छूट तो नहीं गया कभी कभी पढ़ाने में। कल के वीडियो में बच्चों ने मुझे बताया भी नहीं। ये थोड़ा सा काम आपका बनता है भी कभी कभी, कि ध्यान नहीं रहता है, मैं बोल तो देता हूँ लेकिन वो लिखना भूल जाता हूँ। उसमें कल एक सेंटेंस लिखा था, रिटर्न फ्रॉम, आई थिंक अनलेस कंडीशनल में, और फ्रॉम के बाद वहां पे कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद फ्रॉम के बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेंशन कर लो। कहां से आना है, कोई भी एक प्लेस लिख लो, दिल्ली, लंदन, मार्केट, कुछ भी लिख लो वहां पे ऑब्जेक्ट अपना। आई थिंक वो अनलेस या अनटिल वाले में लिख रहा होगा। अनलेस या अनटिल वाले में एक वर्ड फ्रॉम जो लिख रहा होगा उसके बाद कुछ नहीं लिख रहा है। हाँ जो, हाँ हाँ, जो भी था उसमें अपना मेंशन कर लेना। किसी का भी नहीं था, वो वीडियो में ही नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कितनी क्लोज है, दो। ये जो वैन लिखा हुआ ये कंजक्शन है यहाँ पे। क्लोज का पता कैसे चला, एक वर्ब उसका सब्जेक्ट और एक वर्ब इसका सब्जेक्ट, तो समझ में आ गई बात की क्लोज कितनी है, दो। जब दो क्लोज लिखी गई है तो कंजक्शन जोड़ने के लिए पक्का लिखा गया होगा। वो एक क्या लिखा हुआ हमने, वैन। ठीक है, अब जिस क्लोज के साथ कंजक्शन लग जाएगा वो तो कभी मेन क्लोज होगी नहीं। मेन क्लोज कौन सी होगी, ये। जो से टाइम पे बात की गई है वो ये क्लोज है। और यहाँ पे जो क्लोज लिखी गई है ना, ये हमने लिखी है किसमें, पास्ट में। ये हमें वर्ब की फॉर्म बताएगी, जो हमने टेंस पढ़े होंगे। जो नो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। ये सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म लिखी जाती है पास्ट में। जब ये पास्ट रहा होगा तो ये भी पास्ट। ये तो सारी बात पास्ट की रही होगी। ठीक है, तो जब ये पास्ट है हमारी मेन क्लोज, तो ये भी किसमें होनी चाहिए थी, पास्ट में। तो एक काम करो, इस विल को यहां से हटा के क्या लिख लो, वुड। यदि कभी मेन क्लोज आपको पास्ट में मिल जाए तो वहां पे ध्यान रखिएगा, जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो भी आपको किस में लिखनी होगी, पास्ट में ही लिखनी होगी। और इस कंडीशन में आप विल का क्या कर देंगे, यहाँ पे वुड कर देंगे। ये आपके वुड के यूजेस थे। जब भी वुड आपके सामने आएगा, इन वुड को इतना आपको पढ़ना है बार बार कि उन सेंस में से कोई ना कोई एक ही सेंस रही होगी। ठीक है, चलिए, विल शैल हो गए, वुड हो गए, शुड देखो। शुड के क्या क्या यूज हो सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। कोई भी ऑर्डिनरी एक्शन आप करते हैं, आम कार्य, उसमें आप किसका यूज कर देते हैं, शुड का। ठीक है, किसी को आपको सुझाव देना हो तो शुड का यूज किया जाता है, सुझाव देने के लिए। इसके अलावा मैं कंसीक्वेंस लिख देता हूं, वैसे पर्पज के लिए होता है, पर्पज में इसके डिटेल से करेंगे, लेकिन फिलहाल कंसीक्वेंस में लिख देता हूं। कंसीक्वेंस होता है रिजल्ट, परिणाम। कंसीक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज हम वहां पे करते हैं। और एक तो कंडीशन है ही पास्ट ऑफ सेल, ये लास्ट में।
लेकिन ज्यादा चांस यहीं से है क्वेश्चन बनने के, कंसिक्वेंस से बनेंगे यहाँ से। आजकल मेन क्लोज को पास्ट में लिख के दे दिया जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट में लिखवाया जाता है, बहुत ज्यादा रेशो है क्वेश्चन आने का, बहुत ज्यादा रेशो है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं, पहले ऑर्डिनरी एक्शन देख लेते हैं। मान लिया आप बैठे हैं, आई शुड वॉच टीवी नाउ। आम काम है कि यार चल बैठा हूं तो टीवी देख लूं, बैठा हूं तो टीवी देख लूं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शुड का यूज हमने कर दिया। तो नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्शन के लिए, ऑर्डिनरी का मतलब कॉमन एक्शन जो है, आम काम जो है, उनके लिए आप किसका यूज कर लेते हैं, शुड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि शुड ऑलरेडी हमें प्रेजेंट के लिए भी मीनिंग दे देता है, इज टू, एम टू, आर टू, ये इसके मीनिंग होते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी एक्शन, पहली कंडीशन। सेकंड देखते हैं, यू शुड वर्क हार्ड। इसका मतलब ये किसी को सलाह दी गई होगी, इसका मतलब ये किसी को सलाह दी गई होगी, सुझाव दिया गया होगा, तो उसमें हमने किसका यूज कर लिया यहाँ पे, शुड का। जब भी आपको किसी को सजेशन देना हो तो वहां पे किसका यूज करें, शुड का यूज। मान लिया आज आपका मन कर गया कि मुझे आज इंग्लिश बोलनी है, ठीक है ना, कि भाई से सीधा पकड़ या तिरछा पकड़, ठीक है, कोई भी चीज ले ली, तो आप ये सुझाव दे रहे हैं, अब इंग्लिश में कैसे बताएंगे आप उसे, हिंदी में तो वो समझ गया, ठीक है, इंग्लिश में आप शुड लगा के बताएंगे, शुड लिखते वो समझ जाएगा कि ये मुझे क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, मुझे सजेशन दे रहा है। कहानी बड़ी सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, ये कुछ सेंटेंस है बड़े कॉमन, जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। ये जो सेंटेंस आपको लिख के दिया गया, इस सेंटेंस में आपको एक कंजक्शन लिख के दिया गया, लेस्ट। ठीक है, इस लेस्ट जो कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है मे इट नॉट हैपन। जी यो क्या कह दिया, कहीं ऐसा ना हो। हिंदी में क्या कहते हैं, एक ऐसा कॉमन सेंटेंस बोल के बताओ जहां पे आप इसका यूज ज्यादा करते हैं अपनी ही भाषा में, क्योंकि अपनी भाषा को अपने आप ही आप समझ पाओगे बेहतर तरीके से। हैं? मैं बताता हूँ एक बड़ा कॉमन सेंटेंस जो मैंने भी सुना है अपने आसपास, कि रोड पे बाइक आराम से चला, कहीं फोटो पे माला ना चढ़ जाए। बोलते हैं कहीं खुरपे से ना छुटाना पड़े, होता है ऐसा। ठीक है, अब मेन कंडीशन ये है कि हमने जो लेस लिखा हुआ है ना, इसके बाद वो कंसिक्वेंस है हमारा, क्या है वो, परिणाम है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये परिणाम निकल जाए कि भैया तुम फेल हो जाओ, तुम क्या कर लो, कठिन परिश्रम कर लो। आपको करना क्या है कि जो लेस्ट कंजक्शन हमने लिखा हुआ है ना, इसके साथ दो बातें ध्यान रखेंगे। नॉर्मली लेस्ट के साथ जो आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, वो कौन सी करेंगे, शुड। किसका यूज करेंगे, शुड का। दूसरा, क्योंकि लेस्ट में अपने आप इनबिल्ट होता है नॉट, अगर हम इनके इंग्लिश में ही मीनिंग पढ़ें तो हम इनके मीनिंग एग्जैक्ट पता चलते हैं। ठीक है, और लेस्ट में अपने आप ही नोट इंक्लूड है, इसलिए इसके साथ वाली क्लोज में कभी भी किसका यूज ना करें, नोट का यूज ना करें। थोड़ा एडवांस चलेंगे इसमें, थोड़ा एडवांस पक्का जाऊंगा, यहीं पे नहीं रुकेंगे। अब करना क्या है हमें, एक तो हमें नोट हटाना है इसमें से, भाई लेस्ट के साथ क्लोज में नोट नहीं लिखना। दूसरा, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट कंजक्शन का मतलब कहीं ऐसा ना हो, मे इट नॉट हैपन। ठीक है,
इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इसके साथ में नॉट का यूज नहीं कर सकते, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे शुड यूज करेंगे। क्या अगर तुम इतनी बात समझ रहे हो तो he is he is not studying hard lest दीपांशु पानी पकड़ा दे। किसको पकड़ूं ऑनलाइन, थैंक यू। कुणाल सेंटेंस देगा बस, ये गलत गलत है, इसे मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं। चलो गलत लग रहा है, सही कर दे। हाँ he should, हेमू शुड, मोहित है ही नहीं तो हटाना क्या है ना, है ही नहीं तो हटाना क्या, तो ही शुड लिखना चाहिए। दीपांशु पेज भी हो जाओगे जी, नोट पेज भी हो जाओगे जी, नोट तो ये पेज भी जाएगा, फेल भी हो जाएगा। दीपांशु दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, तरीका बता दे भाई। आई थिंक अगर देखा जाए तो सेंटेंस लेस दुनिया ने पढ़ रखा है, दुनिया में। और जो इंग्लिश शुरू कर रहे हैं ना, उन्होंने ये तो पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दो टॉपिक ऐसे हैं कि इन्हें रट मारो और अपना नंबर ले आओ, किसके साथ शुरू लगा दो, नोट मत लगे, नंबर आपका पक्का। लेकिन हम बात करेंगे इसके एडवांस लेवल पे, जो हमने अभी तक पढ़ा है, अगर हम सेंस समझ पा रहे हैं एक बार। अच्छा मैं एक बार यहां से ले लेता हूँ आंसर में, ललिता यादव। हम्म, अच्छा सही है, सही है सेंटेंस है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, यदि सेंटेंस ये सही है तो हमने ही के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्यों नहीं लिखी, एस या एस क्यों नहीं लगाया हमने? अगर सेंटेंस सही है तो हमने वर्ब को ऐसे ही क्यों छोड़ रखा है? अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इस बारे में। हम्म, शुड की वजह से। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमने, जो लेस्ट के बाद लिखा हुआ है, क्या ये वाकई में कोई टेंस लिखा गया है इसके साथ में? कोई टेंस तो है ही नहीं, कोई टेंस तो है ही नहीं। अगर हम ध्यान से एक सेंस लगा लें तो रिक्वायरमेंट ही तो है ये भी। लेस्ट के बाद हम जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट है हमारी कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए, रिक्वायरमेंट है, क्लियर है।
वो जो शुड होता है हमारा, उसे हमने अभी अपनी जो बेसिक्स पढ़े थे उसमें हमने पता कर लिया था कि वर्ब को बेस फॉर्म में छोड़ दिया जाता है रिक्वायरमेंट्स में, जब हमने अभी सब्जेक्टिव मोड पढ़ा, जब हमने सब्जेक्टिव मोड पढ़ा। इसके बाद आप जो क्लोज लिख रहे हैं ना, दरअसल ये कोई क्या नहीं है, टेंस नहीं है, ये मोड है। क्या है ये? मोड। और जिन वर्ब्स को आप बेस फॉर्म में छोड़ सकते हैं ना, उन्हें आप शुड के साथ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये कोई टेंस नहीं लिखा जा रहा लेस्ट के बाद में। इस बात को हर बच्चा बिल्कुल ध्यान से सुन ले कि लेस्ट के बाद आपने शुड तो पढ़ा है अभी तक, एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। यदि लेस्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म से कोई टेंस बनाया गया हो तो वो भी क्या होता है? करेक्ट होता है। वो भी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये कोई टेंस नहीं है कि वो फेल होता ही होता है। अगर आप ऐसे ये लगा दोगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा? फैक्ट बन जाएगा। और ये कोई फैक्ट है नहीं, ये एक डिमांड है, ये एक रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट टेंस नहीं होता, मूड होता है हमेशा। तो ये नोट बना के लिख लीजिएगा कि लेस्ट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यदि प्रयोग किया गया हो तो वह भी करेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली सेंटेंस आपका हर बार 0.01% क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर ने यदि पूछ दिया बेस फॉर्म लिख के, एसएससी ये काम कर सकता है। नॉर्मली शुड से ही आता है, नंबर तो आपका पक्का है, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी कभी क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि शुड ही आपने क्यों लिखा, मॉडल ऑक्सिलरी वह भी तो है। भाई यदि कोई चीज लिखी गई और बाकी को हम निगेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा उन्हें हटाने का। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि हमने शुड ही यहाँ पे क्यों लिखा। दरअसल शुड हमें रिक्वायरमेंट्स को भी शो कर देता है। ये आपको बात अभी क्लियर हो जाएगी जब हमने इट इज इंपॉर्टेंट और इट इज नेसेसरी एडवाइस और इस डिमांड के साथ में जब बेस फॉर्म छोड़ी थी, तो वही सेंस यहां से आ रही है हमें। ठीक है, एक सेंटेंस लिखना सभी। आई अब्यूज्ड रमन, आई अब्यूज्ड रमन लो, देख लो सेंटेंस, पढ़ लो। आपको पता है कि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि बोलते हैं ना जो इंग्लिश को, वो कभी भी लेस के बाद में शुड का यूज नहीं करते। क्योंकि भाई बोलने का मतलब है जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। भाई जो हमने सुन लिया वो हमने बोल दिया। क्योंकि ज्यादातर हम अपने माँ बाप के पास में रहते हैं तो उनका जितना सुनते हैं ज्यादातर वही बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों की संगत में ज्यादा पड़ जाते हैं तो उनके जैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार ये सेंटेंस देखो, आई अब्यूज रमन लेस्ट ही इज अ टीचर। कपिल, एक बार देखना भाई सेंटेंस सही है गलत है। बी आ जाएगा, क्या वो वाकई में टीचर है? देखना इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब है मैंने रमन को गाली दिया यार, कहीं ऐसा ना वो टीचर हो। क्या वो टीचर है या अभी हमने इमेजिन किया है बस? इमेजिन ही तो करा है, पता नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग तो है। अगर मैं कहूंगा ही इज अ टीचर तो इसका मतलब क्या है? वो तो है टीचर। क्लियर है? तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है। भाई यार मैंने गाली तो दे दी उसे, कहीं यार ऐसा ना हो कि वो टीचर निकल जाए, कभी रेल मेरी बना दे क्लास में। ऐसा ही है, छोड़ दो आपको बेस फॉर्म में। ही शुड बी ए टीचर लिखोगे तो भी सही, और ही बी ए टीचर लिखोगे तो भी। इसलिए ये जो आप फॉर्म लिख रहे हो ना, ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं है। तो लेफ्ट के बाद लिख लेना भैया। शुड तो सभी लिखते ही हैं, शुड भी नंबर भी पक्का है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो बेस फॉर्म भी लिख के दे सकते हैं आप। लेफ्ट क्लियर हो गया?
क्या ये गाँव में उनके किसी पड़ोस वड़ोस में मिल रहा है और जैसे पास में बैठे हुक्का दे रहा तो ऐसी आया कोई हक्से देता लोग कह रहा तू क्या हुक्का दे ले क्या नाम हुक्का लगे ना पिता दल वो साथ में खड़ा हुआ कोई दिन बाद हो कोई दिन बाद जब देखे तो भैया वही पकड़ा भैया कह रहे मैं तो नहीं सबको गया तो बस देख कुछ भी क्या हाँ तो भैया बता भैया का ऐसा कर दी फिर बड़ा फोन आया बस क्यों नहीं कर रहा आवाज नहीं रहे नहीं जब बातों का तो नाम है ये बातों को कितना खवा लो इसे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती इसे घर वालों को लग रहा है संकट काट देगा उन्हें क्या पता संकट बढ़ा रहा है तुम्हारा नेक्स्ट देखो ऑर्डिनरी एक्शन हो गया सजेशन हो गया कंसीक्वेंस पता कर लिया लेस के साथ में अब क्या बचता है हमारा पास्ट ऑफ शेल पास्ट ये वही कंडीशन रहेगी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज जो हमने अभी विल वुड पढ़ी थी पास्ट वाली यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किसमें रहेगी पास्ट में ही रहेगी अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक कंजक्शन लिखा हुआ है जिन बच्चों को क्लोज आइडेंटिफाई करना नहीं आता वो ध्यान से देख लो जितनी भी वर्ब सब्जेक्ट चमक जाए उतनी क्लोज है देखो एक वर्ब ये रही हेल्पिंग वर्ब और नो इसका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है आई एक क्लोज तो ये हो गई शेल को एक इसका सब्जेक्ट दे रखा है दो क्लोज हो गई दो क्लोज ठीक है सेंटेंस एक है बात एक है कंप्लीट इन्हें जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है वेयर ये कंजक्शन है हमारा अब जब हमने मेन क्लोज किसमें लिख दी पास्ट में डिड नॉट तो पास्ट में लिखा जाता है तो पास्ट में तो हर चीज पास्ट होती है ठीक है जब ये पास्ट तो ये भी पास्ट तो एक काम करो इस शेल को यहां से हटा लो छोड़ दो ये शोल्डर रहने दो शोल्डर कोड लिख दो ठीक है चलिए भाई आज क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं और भाई जिसकी फीस पेंडिंग है फीस जमा कराओ कितनी बार मैसेज कर दिया और जो अब मेरे डायरेक्ट अकाउंट में करना चाहते हैं वो कर दे क्योंकि मेरे अकाउंट का होल्ड हट गया ठीक है नमस्ते भाई नमस्ते 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 भाई नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते